नमस्कार, आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला पहला वोट। शाम 6 बजे शुरू होगी मतगणना। जीत के लिए चाहिए 391 सांसदों का साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल और पंजाब के लिए रवाना। दोनों राज्यों में करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण। पीड़ितों से भी होगी मुलाकात। नेपाल में सरकार के खिलाफ दूसरे दिन उग्र प्रदर्शन जारी। पीएम ओली ने आज शाम बुलाई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को दिशा निर्देश का पालन करने की दी सलाह। आठ दिन के भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे मुलाकात। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज। सिंगल्स मुकाबले में सिंधु और लक्ष्य सेन पर टिकी नजरें। सात्विक चिराग की जोड़ी से भी उम्मीदें। समाचार विस्तार से, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इस समय नए संसद भवन में मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया और उसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। और इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से जारी है और इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद और मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, भाजपा सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रही वोटिंग के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर निर्देश दिए। और इससे पहले इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए क्रॉस वोटिंग की अटकलों को खारिज किया था। उन्होंने भरोसा जताया है कि वह इस चुनाव में जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह केवल लोगों की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके अलावा एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि ये भारतीय राष्ट्रवाद की बड़ी जीत होने वाली है। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने। ये जीत उस दिशा में ले जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान नए संसद भवन में शाम 5 बजे तक चलेगा और इसके बाद मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी और परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडी ब्लॉक के प्रत्याशी पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। और टीडीपी सांसद अल्पलान नायडू, काली सेट्टी और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए मत अधिकार का प्रयोग करने के बाद डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। Today's election is very good. To my leader Chandrababu Naidu is supporting Radhakrishnan. Definitely NDA Kotami candidate Radhakrishnan is winning. बहुत अच्छे से चुनाव चल रहा है और एनडीए के खेमे में विश्वास और खुशी की लहर है। सीपी राधाकृष्णन जी जैसा व्यक्ति जिसने पूरे जीवन एक साधारणता को जीवन में प्रस्तुत करने का उन्होंने अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से किया है, वो हमारे अगले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे। इस बात की हमें बहुत खुशी है।
और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पी राधाकृष्णन की जीत का पूरा भरोसा है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राधाकृष्णन का एक बड़ा व्यक्तित्व है और वे उपराष्ट्रपति पद पर जरूर चुने जाएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने संसद भवन परिसर में धर्मेंद्र प्रधान से विशेष बातचीत की। धर्मेंद्र प्रधान अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, कितनी उम्मीदें हैं शिक्षा मंत्री को? हम 100% आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। भारी मतों से हमारे प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन जी का विजय होगा। दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई करने की कोशिश, ये राष्ट्रीय स्तर की चुनाव है, अच्छे मतों से हम जीतेंगे। राधाकृष्णन जी का व्यक्तित्व भी एक बड़ा रहा है और पार्टी ने उनको मौका दिया। सीपी राधाकृष्णन जी बहुत अनुभवी और सुलझे हुए व्यक्ति है। चलिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिनका कहना है कि सीपी राधाकृष्णन जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर हमारी जो है वो एक बड़ी विक्ट्री होने वाली है और इसको लेकर हमारी पार्टी और पूरा जो देश है वो आशान्वित है कि सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होंगे। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि उत्तर और दक्षिण की लड़ाई नहीं है और आप ये सीधा संसद भवन परिसर से देख रहे हैं, जहां जेपी नड्डा अपना वोट डालने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं। बता दें आपको कि उपराष्ट्रपति पद के लिए ये चुनाव चल रहे हैं, जहां सभी सांसद अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा इस वक्त वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। एक एक करके सभी सांसद इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी, और आगे बढ़ते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि ये उत्तर और दक्षिण की लड़ाई नहीं है बल्कि उपराष्ट्रपति पद की लड़ाई है, जिसमें विपक्ष ने अपनी मजबूत भूमिका का निर्वहन लोकतंत्र में किया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने रामगोपाल यादव से संसद भवन परिसर में बातचीत की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रामगोपाल यादव अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं तो वोट डाल के भी आ चुका हूँ। सुबह से ही लाइन लगी हुई है वोट डालने वालों की, दोनों पक्ष से। अब की ठीक चुनाव हो रहा है। पहले तो एक तरफा चुनाव हो जाया करते थे, अब की ऐसा नहीं है। क्या लगता है कि डेमोक्रेसी में एक तरफा मतदान जो है वो नहीं होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए? लड़ाई होनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही इसी में है। विपक्ष अगर ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाता है। बहुत सारे टीवी चैनल्स जो हैं वो चला रहे हैं कि ये दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस देश में इस तरह की जो चैनल चलाने वाले बात हैं वो गलत है। देश की एकता के लिए इस तरह की बातों में दरार पड़ती है। ये कहीं दक्षिण बनाम दक्षिण नहीं, ये देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव है। बहुत शुक्रिया रामगोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं। इनका कहना है कि यह देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव है और इसे दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई बिल्कुल नहीं कही जानी चाहिए। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने उपराष्ट्रपति पद के लिए मत अधिकार का प्रयोग करने के बाद डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कहा कि हमारे प्रत्याशी असली दक्षिण के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी नकली प्रत्याशी हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी सजा याफ्ता व्यक्ति से मुलाकात करने पटना जाते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से विशेष बातचीत की। केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए मताधिकार का प्रयोग कर बाहर निकले हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। गिरिराज जी, क्या प्रतिक्रिया है? आप मताधिकार का प्रयोग कर बाहर आए। 200% एनडीए को उम्मीदवार जीतेंगे और जीतना उसी तरह तय है जैसे सूर्य का पूरब में उगना। इसको कोई नहीं काट सकता। सीपी राधाकृष्णन का जो व्यक्तित्व है बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और यही वजह है कि आपकी पार्टी ने और एनडीए ने इनको उम्मीदवार बनाया। देखिए,
सीपी राधाकृष्णन जी के कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। ये जो नकली गांधी है ना, नकली संविधान लेके चलते हैं हजरत इमाम, उनके जो उम्मीदवार हैं जज और कह रहे हैं अंतरात्मा, उनका हारना तय है, फिर भी वोट मांगने जाते हैं किससे? सजाए आफ्ता से। छी 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 छी, डूब के मर जाए, हारना तय है, कम से कम कथनी करनी तो एक होना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन एक उच्च चरित्र के लोग हैं और अभी तक कोई कह नहीं सकता कि उनके ऊपर। दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई से कहा जा रहा है, कितना इत्तेफाक रखते हैं गिरिराज सिंह? अरे वो नकली दक्षिण है, ये असली दक्षिण है। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि दक्षिण और दक्षिण की लड़ाई कहा जा रहा है, लेकिन हमारे उम्मीदवार जो हैं वो असली दक्षिण के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार नकली दक्षिण के उम्मीदवार हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद में मतदान जारी है। एनडीए और इंडी के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला यहां पर चल रहा है। मुझे लगता है कि अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी ये अवश्यंभावी है कि एनडीए के कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होंगे। एनडीए के कैंडिडेट के नाते सीपी राधाकृष्णन साहब की विजय उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल का सूर्योदय पूरब से होना है। और आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी दोनों राज्यों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम आज सबसे पहले दोपहर में कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां वो अधिकारियों से मिलेंगे और मौजूदा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में राज्य सरकार आपदा पर एक विस्तृत प्रस्तुति देगी और इस मॉनसूनी सीजन में हिमाचल के कई इलाकों में भारी भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें काफी जान माल का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के निरमंड की घाटू पंचायत में शर्मानी गांव में बीती देर रात हुए भयंकर भूस्खलन से एक मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। जानकारी के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा में एक ही परिवार के 5 सदस्य लापता बताए जा रहे हैं, जबकि एक शव बरामद हुआ है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर डटी हुई हैं और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। और इस बीच भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील का खतरे का निशान 1680 फीट है, मगर अभी भी भाखड़ा बांध खतरे के निशान से लगभग 2.90 फीट कम है। तो वहीं भाखड़ा बांध के चारों फ्लड गेट 6-6 फुट तक खोले गए हैं और नांगल डैम से विभिन्न नहरों और सतलुज नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और शाम को पीएम मोदी गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य इस कठिन समय में दोनों राज्यों के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है। और इस बीच पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री से बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया है। और कहा जा रहा है कि पंजाब में कई सालों बाद ऐसी भयानक बाढ़ आई है। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं। पंजाब में भारी बारिश और उफनती नदियों से बाढ़ का सामना कर रहे लोगों के लिए सेना लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। राज्य में बीते दिनों प्राकृतिक आपदा से बड़ा नुकसान पहुंचा है और इस बीच सेना का राहत और बचाव कार्य जारी है, जो फंसे हुए लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ला रहे हैं।
और बुलेटिन में यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुए SRMU कांड के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की सघन जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद हर जनपद में विशेष जांच टीमों का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इसे लेकर कहा है कि 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट भेजनी होगी। बाराबंकी रामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रकरण के बाद बहुत सी चीज़ें संज्ञान में आई हैं। जो अनियमितताएं विश्वविद्यालय या महाविद्यालय कर रहे थे, अभी योगी जी की एक जो घोषणा हुई है जिसमें उन्होंने एक कमेटी गठित की है जो शपथ पत्र लेगी प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय से और महाविद्यालयों से कि वो कितने कोर्स चला रहे हैं, सब कोर्स मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, और एक स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ शिक्षा क्षेत्र का अधिकारी उस कमेटी में होगा जो जांच करेगा। अगर जो गलत पाया जाएगा तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में दंतेवाड़ा जिले की इंद्रावती नदी लंबे समय तक विकास और सुरक्षा के रास्ते में बाधा बनी रही, लेकिन अब इस नदी पर बना छिंदनार पुल नक्सलियों के लिए काल और ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा बनकर उभरा है। देखिए बस्तर से डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल की एक ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर बना छिंदनार पुल अब नक्सलियों के लिए काल बनकर आया है। इंद्रावती नदी दशकों से नक्सलियों और सरकार के बीच एक बड़ी सीमा का विभाजन करती रही है। खासकर मध्य और दक्षिण बस्तर इलाके में बारिश और नदी में तेज धारा की वजह से सरकारी सिस्टम यहां तक नहीं पहुंच पाता था और इन इलाकों में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी। पुल नहीं होने के कारण यहां रहने वाले ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। न तो सरकारी योजनाएं इन गांवों तक पहुंच पाती थीं और न ही ग्रामीण आसानी से शहर तक जा पाते थे। इसी कमी का फायदा नक्सली उठाते रहे और नदी पार के इलाकों में उन्होंने कई सुरक्षित ठिकाने बना लिए। लेकिन छिंदनार पुल बनने के बाद नक्सलियों की जड़ें कमजोर होने लगी हैं और उनके ठिकाने खत्म हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो नदी पार अस्पताल तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता था। प्रसव के समय महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी। पुल बनने से नदी के उस पर जो 20-25 गांव है ना, वो गांव वाले को बहुत राहत मिला है। आने जाने का दिक्कत हो रहा था पहले, और राशन उसन लाने का दिक्कत हो रहा था, और जब कोई आदमी बीमार पड़ता था तो एम्बुलेंस जा नहीं सकती थी। अब पुल बन गया तो नदी उस पर वाले को थोड़ा सा राहत मिला है। दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर का कहना है कि इंद्रावती नदी पर बना छिंदनार पुल विकास और सुरक्षा दोनों दृष्टिकोणों से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। का जो ब्रिज है उससे एक तरफ जहां सिक्योरिटी सिनेरियो में हम सुदृढ़ हुए हैं, फोर्सेस का मूवमेंट काफ़ी आसानी से हो पाता है, और दूसरी तरफ जो अबूझमाड़ का वो गेटवे और एक्सेस हो गया है। पूरे अबूझमाड़ का एक्सेस वहां से हो पा रहा है, हांदावाड़ा क्षेत्र का एक्सेस वहां से हो पा रहा है। उस पुल के चलते जो एरिया हमारे लिए अनरीचेबल था, जहाँ पे कि काफ़ी वामपंथी एक्टिविटीज़ होती थी, तो फोर्सेज अब उसको डोमिनेट कर पा रही हैं। शिक्षा की सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ, राशन की सुविधाएँ, पेयजल की सुविधाएँ एवं
अन्य आवश्यक विकास की सुविधाएं और तीव्र गति से अबूझमाड़ की ओर बढ़ रही हैं। दंतेवाड़ा जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि छिंदनार पुल बनने से हजारों ग्रामीणों को राहत मिली है। अब विकास की योजनाएं सीधे इन गांवों तक पहुंच रही हैं और सुरक्षा बलों की आवाजाही भी आसान हो गई है। पुल पुलिया के अंदर हमारा जो कनेक्टिविटी मिशन चल रहा है जिले के अंदर, तो जितने भी हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं जो नदी नाले की वजह से बारिश के मौसम में कट जाते हैं, उसमें एक मिशनबद्ध तरीके से एक कार्य योजना बनाकर हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा इसमें कनेक्टिविटी के अंदर काम किया है। ऐसे ही हमने बड़े बड़े जो पुल नाले हैं उसमें हमने चिन्हांकन करके मिशन के तरीके पे कार्य योजनाबद्ध हम काम कर रहे हैं इसमें। छिंदनार पुल बनने से जहां ग्रामीणों को राहत मिली है, वहीं नक्सलियों की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। यह पुल उत्तर बस्तर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की अपनी 8 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मुंबई पहुंच गए हैं। अपने वर्तमान कार्यकाल में ये भारत की उनकी पहली राजकीय यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है और इसके अलावा वे मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। आपको बात करते हैं नेपाल की, जहां नेपाल में आज दूसरे दिन जेन जी का विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी काठमांडू के अलग अलग हिस्सों से छुटपुट विरोध प्रदर्शन की जानकारी सामने आई और इसके कारण स्थानीय प्रशासन ने लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाते हुए कर्फ्यू लगाया है। काठमांडू में गृह मंत्रालय के अधीन 3 जिला प्रशासन कार्यालयों ने अलग अलग नोटिस जारी करके कई स्थानों पर सुबह से ही कर्फ्यू लगा दिया, जिसमें शहर के प्रमुख एंट्री प्वाइंट शामिल हैं। काठमांडू डीएओ ने आज राजधानी महानगरपालिका क्षेत्र में सुबह 8:30 बजे से अनिश्चितकाल तक के लिए कर्फ्यू लागू किया, जिसमें लोगों को आवाजाही, प्रदर्शन, सभाएं या धरने पर रोक है। कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं जैसे कि एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, शव वाहन, स्वास्थ्य कर्मियों, पत्रकारों, पर्यटक वाहनों, हवाई यात्रियों और मानवाधिकार व राजनयिक मिशनों के वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। और इसके तहत ललितपुर के जिला प्रशासनिक अधिकारी ने भी अलग अलग संगठनों के प्रदर्शनों के बीच सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली हिंसक गतिविधियों, दंगा या अशांति की संभावना का हवाला देते हुए जिले के विभिन्न स्थानों पर कर्फ्यू लगाया है। नोटिस में कहा गया है कि ललितपुर जिले के निर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी प्रकार की सभाएं, रैलियां, जुलूस, धरना या सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। भरतपुर के जिला प्रशासनिक अधिकारी ने भी जिले के विभिन्न स्थानों पर कर्फ्यू लगा दिया है, जिसमें विरोध प्रदर्शन और सभाओं पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को हत्यारी सरकार कह रहे हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री ओली ने सोमवार देर रात एक बयान जारी कर विरोध प्रदर्शन के दौरान अवांछित समूहों की घुसपैठ को इस दुखद घटना का कारण बताया था। और इस बीच गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कृषि और पशुपालन विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा है कि हिंसा से देश की पीड़ा को देखते हुए वे अपने पद पर बने नहीं रह सकते थे। और इससे पहले नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेपाल में हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने कहा है कि स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा है कि सभी से कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की अपील भी की है।
वहीं भारत ने नेपाल के घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाई हुई है। भारत ने नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई युवाओं की मौत पर दुख जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की भी कामना की है। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी होने के नाते हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे। काठमांडू और नेपाल के कई अन्य शहरों में कर्फ्यू पर संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सावधानी बरतें और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कदमों और दिशा निर्देशों का पालन करें। खेल की खबरों की बात करें तो हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी और पहले दौर में सिंधु का सामना यूरोपियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। वहीं पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन पर उम्मीद टिकी रहेगी। लक्ष्य सेन इस साल किसी भी प्रतियोगिता के फाइनल में नहीं पहुंच सके हैं। पुरुष युगल वर्ग में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दावेदारी पेश करेगी। चिराग सात्विक की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी का सामना पहले दौर में चीनी ताइपे की जोड़ी से होगा। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं मिड डे प्राइम डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। नमस्कार।